नमस्कार दोस्तों, एमबीए स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 1857 की क्रांति के बारे में। अगर 1857 की क्रांति का अगर हम देखें तो उसको सिपाही म्यूटनी या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सिपाही म्यूटनी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो हमारे भारतीय लोग थे, भारतीय जवान जो थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने उस विद्रोह की शुरुआत की थी। दूसरा, उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने मोर्चा संभाला था। अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने प्रयत्न किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और उस टाइम पे जो अंग्रेजों की सरकार थी उसको भगाने के लिए भारतीयों ने प्रयत्न किए थे। अगर इस क्रांति की शुरुआत देखें तो वो हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद में क्रांति धीरे धीरे करके भारत के दूसरे क्षेत्रों में फैल गई थी, जैसे कि बिहार है, ग्वालियर है, झांसी है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, इन सब बाकी एरिया में भी ये फैल गई थी। और इसके बाद में क्या हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी और ब्रिटिश के जो क्राउन थे, ब्रिटिश के जो राजा थे ब्रिटेन के, उन्होंने डायरेक्ट भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब भारत की सत्ता को अब वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। अगर इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखें कि क्या कारण थे इस क्रांति के, इस विद्रोह के होने के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूलिंग थी, जैसे हमने आपको बताया था 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के अंदर अपना शासन स्थापित किया, भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट किए, टैक्स वसूलना स्टार्ट किया और मतलब जो भी ऐसा एरिया होता था, जो भी ऐसी टेरिटरी होती थी कि जिसके अंदर वो अपनी सरकार चला सके या उसको हथिया सके, ये सब काम करने उन्होंने शुरू कर दिए। इसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग से लोग काफी परेशान थे उस समय। एक तो बैकग्राउंड में इसका ये कारण दिखता है। दूसरा क्या है, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस भी काफी हुए थे। सोशल चेंजेस में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे इंडिया का जो कल्चर और ट्रेडिशन था उसका पतन होने लगा था और वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न कल्चर का जो है प्रमोशन होने लगा था। उस टाइम पे ये सब चीजें प्रमोट हो रही थी। दूसरा, उस टाइम पे इकोनॉमिकल फैक्टर इसलिए ज्यादा डिपेंड करता है कि लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो थी, जो कर वगैरह जो देते थे हम, भूमि कर वगैरह हो गए जैसे जो किसान देते हैं, या फिर किसानों को जैसे लोन वगैरह की सुविधाएं जो होगी कि लोन वगैरह उनको दे दिए जाते थे लेकिन वो उसको रीपे नहीं कर पाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता था। तो ये सब कारण भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर हम करंट की कोजेज को देखें तो सबसे मेन कोजेज उस समय के 1857 के जो आसपास में ही हुए थे, उसमें तो सबसे पहला सिपाही डिसकंटेंट कि ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें जो हमारे भारतीय जवान थे उनको क्या है कि ब्रिटिश की आर्मी के अंदर इंफीरियर समझा जाता था। मतलब जो ब्रिटिश के जवान थे ब्रिटिश आर्मी के और जो भारतीय जवान थे, ब्रिटिश की तुलना में भारतीय जवानों को कम आंका जाता था, उनको कम वैल्यू दी जाती थी, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी आर्मी में। दूसरा, उनको क्या है कि पेमेंट वगैरह भी कम दी जाती थी। हालांकि भारतीयों की संख्या उस आर्मी में ज्यादा थी, ब्रिटिशों की कम थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 87% जो है उसके अंदर भारतीय थे। इसके बावजूद भी भारतीयों को इज्जत नहीं दी जाती थी और उनको जो है कम तनख्वाह दी जाती थी। और दूसरा, अगर हम देखें तो उस टाइम पे हमारी जो नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, उसके जो कार्ट्रेज होते थे, उन कार्ट्रेज को क्या है कि मुंह से छीलना पड़ता था यूज करने के लिए, उनको चलाने के लिए। और मुंह से छीलने की दिक्कत यह थी कि ऐसा रूमर फैल गया था उस समय पे, ऐसी एक अफवाह उड़ी थी कि वो जो कार्ट्रेज है, उनका जो कवर है, वो किससे बना हुआ है, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। अब ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें क्या थे, हिंदू और मुसलमान थे। तो हिंदू और मुसलमान की मेजोरिटी होने के कारण अब हिंदू जो है गाय को पूजते हैं और मुस्लिम लोग जो है वो सुअर को मानते हैं। तो इसलिए क्या है कि वो इस चीज के खिलाफ थे कि गाय और सुअर की चर्बी उनके कार्ट्रेज में यूज हो रही है और उसको वो मुंह से छीले। तो इसलिए क्या हुआ कि वो लोग उनके खिलाफ हो गए और बाद में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला अगर हम देखें तो कल्चरल और रिलीजियस ग्रीवेंसेस भी थे। जैसा हमने आपको बताया कि इंडिया का जो कल्चर था उस टाइम पे उसका पतन होने लगा था और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट होने लगा था। वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने लगे थे वो, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ट्रेडिशन, इन सब चीजों का प्रमोशन हो रहा था भारत के अंदर। धर्म की अगर हम बात देखें, रिलीजियस फैक्टर, तो क्या था उस टाइम पे, ईसाई मिशनरीज जो थे, जो ब्रिटेन से भारत के अंदर आते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे,
उनके द्वारा क्या है कि कन्वर्जन भी काफी हुआ कि हिंदू धर्म से आप ईसाई बन गए, मुस्लिम धर्म से आप ईसाई बन गए, इस टाइप से उनका कन्वर्जन भी काफी हो रहा था। तो ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी लोग परेशान थे कि उनका कल्चर का और रिलीजियस फैक्टर का पतन हो रहा है, इसलिए भी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तीसरा अगर हम कारण देखते हैं तो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, जैसा हमने बताया था हैवी टैक्स, भूमि कर वगैरह उन लोगों को ज्यादा देने पड़ते थे किसानों को, एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जाता था किसानों का, और मैक्सिमम जो किसान थे उन्हीं के बच्चे आर्मी में थे। तो मतलब दोनों तरफ से आंदोलन का पलड़ा भारी हो गया था, तो क्रांति होनी ही थी फिर तो। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर देखते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की जो नीति थी जो 1840 में आई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको दिया गया था। इसका मतलब क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति का मतलब यह था, अगर कोई राजा है और वो किसी टेरिटरी पे शासन कर रहा है भारत के अंदर, और अगर उस राजा की कोई संतान नहीं है, यानी उसकी गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राजा के मरने के बाद या उस राजा के साथ अगर युद्ध हो जाता, युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश जो है उस टेरिटरी को अपने में मिला लेते थे। और ऐसा प्रोविजन उन्होंने दिया था लेप्स की नीति के द्वारा कि वो राजा किसी को गोद लेकर के अपनी गद्दी पे नहीं बैठा सकता था, उसका खुद का वंशज कोई है तो ही गद्दी पे बैठेगा, नहीं तो वो भारत के ब्रिटिश की सेना उसको अपने में मिला लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी एक कारण हो गया था, इस वजह से भी लोग काफी नाखुश थे। जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी, उनका जो एडॉप्टेड सन था, जो उन्होंने एडॉप्ट किया हुआ था, उसको परमिट नहीं किया था झांसी की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए। इसी प्रकार की हालत हुई थी सतारा, नागपुर और झांसी में कि उस एरिया को लेप्स की नीति के तहत क्या कि अपने में मिला लिया गया था। अगर हम देखते हैं तो जनरल डिस्कंटेंट लोगों के अंदर था कि मतलब लोग चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर से हो, या चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, सबके सब जो है ब्रिटिश की रूलिंग से परेशान हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूलिंग थी उस टाइम पे, उसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और उसने बाद में क्रांति का रूप ले लिया। अब अगर हम देखें कि इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी, तो ये मामला हमें फिर वही, जैसे हमने आपको बताया था कि आर्मी से इसकी शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश आर्मी से। तो क्या हुआ कि मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे जो कि बैरकपुर में, उन्होंने क्या था, वो जो कार्ट्रेज थे जो एनफील्ड राइफल के, उनके कार्ट्रेज को यूज करने से मना कर दिया था, और उस चीज का विद्रोह करते हुए उन्होंने क्या किया, उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद में मंगल पांडे जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि 9 मई को 85 सोल्जर ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया आर्मी के अंदर, और उनको जो है 10 साल की सजा सुनाई गई। तो मतलब आर्मी ने इस आंदोलन की शुरुआत की, इस विद्रोह की, क्रांति की शुरुआत की, और उसके बाद में ये बढ़ती चली गई। तो फिर क्या हुआ, मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को, क्योंकि 9 मई को उनको मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो 10 मई 1857 को क्या है, इस क्रांति की शुरुआत हुई। सिपाहियों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, और धीरे धीरे करके ये आंदोलन, ये जो क्रांति थी वो दिल्ली या जो नॉर्दर्न एरिया के जो अदर पार्ट हैं, जैसे ग्वालियर है, आपका झांसी है, इलाहाबाद है, इन सब जगह पे वो फैलती गई धीरे धीरे। अगर हम बात करें इसकी कि कहां पे किस लीडर ने उसको लीड किया, तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह टू ने उन्होंने उसको लीड किया था आंदोलन को, उस क्रांति को, और लखनऊ में बेगम हरजत महल ने, कानपुर में नाना साहिब ने, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इनको लीड किया था इस क्रांति को। उस टाइम पे जो विद्रोह हुआ था उसको, उसके लीडर ये थे। हालांकि भारतीयों ने उसको जो विद्रोह था वो किया, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि अंग्रेज उस टाइम पे ज्यादा पावर में थे, उनके पास ज्यादा अच्छी मशीनरी थी, ज्यादा रिसोर्सेज थे, ये विद्रोह पूरा फैला नहीं था, तो इस विद्रोह को दबाने में वो सक्षम हुए, और ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ा इसका फेलवर हो गया। अगर हम इसके रीजन देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे इसके फेलवर होने में, तो सबसे पहला है लिमिटेड अपराइजिंग, मतलब ये जो है विद्रोह पूरे देश के अंदर नहीं फैला था, ये विद्रोह जनरली नॉर्थन पार्ट था जो इंडिया का, उसमें ही फैला, क्योंकि हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर जैसे जो एरिया थे वहां के राजा ने जो है इनको ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद साउदर्न पार्ट में भी जो है किसी भी प्रोविंसेस ने इनको ज्वाइन नहीं किया, जैसे आपका मद्रास प्रांत था, वहां से कोई शासक नहीं आया
कि इस विद्रोह को लीड करने के लिए या इस विद्रोह को ज्वाइन करने के लिए। तो इस वजह से ये क्या है कि मतलब पूरे भारत में नहीं फैल सका, इस वजह से ये थोड़ा कम सक्सेस हुआ। अगला था कि इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि इस विद्रोह के जो लीडर थे वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग थे, उनके अंदर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, इफेक्टिवनेस नहीं दिखी उनकी लीडरशिप में, इस वजह से भी ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, क्योंकि उस टाइम पे जो वेपन वगैरह थी, मैन पावर थी और जो मशीनरी वगैरह थी वो भारतीयों के पास कम थी। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश की जो आर्मी थी उनके पास में एडवांस वेपन भी थी, उनके पास मैन पावर भी ज्यादा थी, पैसा भी ज्यादा था, रिसोर्सेज भी थे। तो इसलिए क्या है कि वो विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश सक्षम हो गए, और ऐसा माना जाता है कि कुछ भारतीयों ने ही ब्रिटिश को साथ दिया था इस विद्रोह के अंदर, इसलिए भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगला क्या था, मिडिल क्लास ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। मिडिल क्लास में जैसे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन सीख रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ हो गए वो, या जो रिच मर्चेंट थे जो अंग्रेजों के व्यापार में उनकी मदद करते थे, या जो बड़े बड़े जमींदार थे अंग्रेजों ने जिसको अपॉइंट कर रखा था छोटे किसानों के ऊपर, तो उन सब ने क्या अंग्रेजों का साथ दिया और इस वजह से ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हम देखते हैं कि इस विद्रोह की कितना सिग्निफिकेंस था, हालांकि ये असफल जरूर रहा था लेकिन कुछ ना कुछ इसका महत्व जरूर रहा उसके, क्योंकि इसके बाद में ही इसने ऐसा एक ट्रेडिशन सेट किया कि लोगों के मन में ये भावना उठने लगी कि अंग्रेजों को जल्द से जल्द यहां से भगाया जाए और जल्द से ज्यादा संगठित होकर के मोर्चा संभाला जाए अंग्रेजों के खिलाफ में और विद्रोह किया जाए। तो 1857 का विद्रोह जो है एक टर्निंग पॉइंट लेके आया इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में कैसे टर्निंग पॉइंट लेके आया ये, क्योंकि उस टाइम में मुगलों का जो शासक था, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना शासन स्थापित कर चुकी थी, लेकिन मुगलों का शासक फिर भी काफी जगह पे था। तो मुगल के शासक का जो है अंत 1857 की क्रांति के बाद में, और ब्रिटिश रूलिंग, प्योर ब्रिटिश रूलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ब्रिटेन के जो क्राउन थे उन्होंने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। अगला अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद की भावना को भी इससे काफी फ्यूल मिला था, और एक ग्राउंड वर्क, एक मतलब बेस तैयार हुआ था कि मतलब आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे, जो विद्रोह होंगे, जो क्रांतियां होंगी, वो किस प्रकार लड़े जाएंगे। ये कमी 1857 की क्रांति की जो कमी थी, इसको बार बार ना दोहराया जाए और अगले जो मूवमेंट होंगे उनको सक्सेसफुल अचीव किया जाए, तो उसका एक ये बेस तैयार हुआ था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं तो एक पिवोटल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए। अगला इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी रूलिंग समाप्त हो गई, और 1858 में जो है ब्रिटिश के क्राउन ने सत्ता डायरेक्ट अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद हुआ रिलीजियस टॉलरेंस भी हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को प्रॉमिस किए गए और ऐसा उनके द्वारा ध्यान रखा गया कि इनका जो कन्वर्जन था, धर्म परिवर्तन जो था, उसको कम किया जाए। ईसाई मिशनरियों के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई गई और भारत का जो कल्चर और ट्रेडिशन जो पहले वो चेंज कर रहे थे वो थोड़ा कम हुआ। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी देखते हैं तो क्या हुआ कि भारतीयों के भी कुछ अधिकार माने गए। ऐसा माना गया कि भारतीयों को भी कुछ ऐसे वेटेज देना चाहिए, कुछ उनके फंडामेंटल राइट है जो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। उसके बाद में जो लैप्स की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको खत्म किया गया। यानी अब कोई अगर कोई राजा था तो वो अपने वंशज, उनका कोई अगर नहीं है तो एडॉप्ट करके किसी दूसरे को वो क्या अपनी गद्दी पे बैठा सकता था।